मध्य प्रदेश बीजेपी में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर व्यवस्था लागू की गई है। अब सत्ता और संगठन के समन्वय के सारे सूत्र राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के हाथ में होंगे। खास बात यह है कि प्रदेश संगठन और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के फैसलों पर भी शिव प्रकाश की नजर होगी, यानी हर निर्णय के पहले सह संगठन महामंत्री की मंजूरी अनिवार्य रहेगी। माना यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के बीच समन्वय का काम भी अब सह संगठन महामंत्री के जरिए होगा। वैसे शिव प्रकाश 5 राज्यों को देखेंगे, लेकिन उनका हेडक्वार्टर भोपाल रहेगा। बीजेपी इस व्यवस्था से कई मसले सुलझाने की कोशिश करेगी। इस व्यूह रचना से बीजेपी संगठन तो मजबूत होगा ही, हर फैसले के लिए दिल्ली की मोहर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सत्ता संगठन में तालमेल बेहतर होगा, कार्यकर्ताओं की सरकार में भूमिका बढ़ेगी, मंत्रियों को कार्यकर्ताओं की बात को तवज्जो देना होगा। 2018 की गलतियां जिनके कारण बीजेपी चुनाव हारी थी, उनकी समीक्षा होगी और 2023 में वो चूक ना हो, इस पर ध्यान दिया जाएगा। एक लंबे अरसे बाद कार्यकर्ता के यूँ कहना चाहिए उसके मन की कि एक राष्ट्रीय स्तर के हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी का हेडक्वार्टर भोपाल होगा। ये हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए ये एक परंपरा है और संगठन को मजबूत करने की, गढ़ने की, आगे बढ़ने की तैयारी, आगे की चुनौतियों को मजबूती के साथ हासिल करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने की, इसलिए उसका स्वागत है। बीजेपी की संगठनात्मक रचना को गहराई से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक भी इसे बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण है और वह नहीं चाहती है कि जो प्रयोग सिंधिया के आने से मध्य प्रदेश में दोहराया गया है, क्योंकि ये बात उनकी दादी कर चुकी, इसे दोहराया गया है, वह कहीं अवरोधित हो, बाधित हो। इसलिए संगठन के सहयोग करने के लिए संघ से आए हुए लोगों को लगाया गया है। निश्चित तौर पर भाजपा जानती है कि मध्य प्रदेश का प्रयोग अगर ठीक से सफल होता है तो इसका राजनीतिक लाभ अन्य राज्यों में भी भाजपा को मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा के ऊपर भी बड़े नेता होंगे, जिसमें प्रभारी, सह प्रभारी के बाद शिव प्रकाश सबसे ऊपर है। शिव प्रकाश के बाद संगठक बी. सतीश और फिर सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा रहेंगे। इससे प्रदेश की सीधी कनेक्टिविटी हाईकमान से बनेगी। इसका असर प्रदेश में लिए जाने वाले निर्णयों में सीधे तौर पर दिखेगा, क्योंकि दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद प्रदेश के सत्ता और संगठन के समीकरण बदल गए हैं। इस नई व्यवस्था से ये भी संकेत है कि बीजेपी इसे एमपी मॉडल के तौर पर महाराष्ट्र और राजस्थान में दोहरा सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का एमपी मॉडल। मध्य प्रदेश बीजेपी सत्ता और संगठन में समन्वय बनाने एक नया प्रयोग कर रही है। हालांकि उसे उतना भी नया नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी की मातृ संस्था संघ का ये मॉडल है। बीजेपी ने इसे और अपडेट कर दिया है। कुल मिलाकर सत्ता के गलियारों में इससे ये भी मायने निकाले जा रहे हैं कि जिन कारणों से कांग्रेस ने सत्ता खोई, वो गलती बीजेपी नहीं दोहराना चाहेगी। ये फॉर्मूला ये भी बताता है कि सत्ता पर पार्टी संगठन की पूरी पकड़ रहेगी और कोशिश होगी कि सरकार का काम अंतिम पंक्ति तक पहुंचे, जमीनी कार्यकर्ता की सरकार में सुनवाई हो। तो आइए शुरू करते हैं बीजेपी के एमपी मॉडल का पूरा विश्लेषण आज का मुद्दा में और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्रयोग के पीछे बीजेपी की और क्या रणनीति है। और जो मेहमान इसलिए हमने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज बुलाए हैं, इंदौर से हमारे साथ हर्षवर्धन प्रकाश जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश साहब, स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से अब चर्चित चेहरे, जाने माने रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं जबलपुर से संजय यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। संजय यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत आज इस्तकबाल करते हैं हमारी इस चर्चा में। शुरुआत करूंगा मैं हर्षवर्धन प्रकाश साहब की तरफ। प्रकाश साहब, आपने हमारा पूरे आज की रिपोर्ट देखी होगी, जिस तरह से संगठन में कसावट के लिए बीजेपी अब लगातार आगे बढ़ती जा रही है और खासकर आज की जो रिपोर्ट है, क्या कुछ आप इस फैसले के पीछे देखते हैं मध्य प्रदेश की सियासत को और मध्य प्रदेश की सियासत में आने वाले बदलाव को? देखिए, मध्य प्रदेश जब से 10 महीने पहले यहाँ राजनीतिक उथल पुथल हुई, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद संघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
और जो नए चेहरे भाजपा में आए हैं, भाजपा का हिस्सा हो गए हैं, उनको पार्टी की रीति में ढालने के लिए, पार्टी के आचार व्यवहार में रचाने बसाने के लिए संघ की भूमिका बहुत अहम होती है। आप देखें कि मध्य प्रदेश में तो सत्ता है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, वहाँ पे भाजपा का एक विपक्षी घेरा है मध्य प्रदेश के आसपास। तो अगर संघ की गतिविधियां मध्य प्रदेश में बढ़ती हैं तो इन तीनों राज्यों में भी कहीं न कहीं सीधा असर देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये कि आप देखें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है लगातार मध्य प्रदेश के दौरे करते रहे हैं। वो अक्सर भोपाल प्रवास करते हैं, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। तो कहीं न कहीं एक जो भाजपा की विचारधारा है और जो राष्ट्रीय विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कदम हो सकता है। अभी तक की जो फौरी हम अगर विश्लेषण करें तो सत्ता और संगठन में जो संतुलन बना के रखना है और जो नए चेहरों के आने के बाद जो कुछ रुष्ट हो गए हैं, कुछ लोग नाराज़ हो गए हैं, उनको मना के रखना और पार्टी की गतिविधियां लगातार जारी रखना, मुझे लगता है यही मकसद है। चलिए, बीजेपी का ये मकसद हो सकता है, जय वो हर्षवर्धन साहब का कहना है। मैं रुक करूँगा रजनीश अग्रवाल साहब की तरफ। रजनीश जी, जैसे कि हर्षवर्धन साहब कह रहे थे कि एमपी दरअसल हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है और सेंटर में होने की वजह से चारों तरफ उसके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ से उसका कनेक्शन बैठता है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी कोई नया प्रयोग करना चाहती है या कर रही है तो फिर मध्य प्रदेश को बतौर मॉडल क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर मध्य प्रदेश में हम किसी प्रयोग को करते हैं और ये मॉडल यहाँ सक्सेसफुल होता है तो फिर बहुत तेज़ी से उसका असर आप मध्य प्रदेश के आसपास के जो घेरे वाले राज्य हैं जिनका जिक्र अभी हर्षवर्धन साहब ने किया, वहाँ पर बीजेपी को सीधे तौर पर फ़ायदा मिलेगा इसका? मुझे लगता है कि आपको, आपके पैनल में जुड़े हुए तमाम दोनों मित्रों को और आपके दर्शकों को ये जान लेना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन संरचना है वो क्या है और क्या कोई प्रयोग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन महामंत्री, 4 सह संगठन महामंत्री के पद हैं। 4 सह संगठन महामंत्रियों में से एक सह संगठन महामंत्री BL संतोष जी संगठन महामंत्री के बतौर नियुक्त हुए, रामलाल जी वहां से निवृत्त हुए और 3 सह संगठन महामंत्री बचे, जिसमें शिव प्रकाश जी, V सतीश जी और आदरणीय सोदान सिंह जी, जिनका मुख्यालय रायपुर हुआ करता था। तो V सतीश जी को अब सह संगठन महामंत्री के बजाय उनको संगठक SC मोर्चा और ST मोर्चा संसदीय कार्यालय का समन्वय और संपर्क का काम बताया है, दिया है। ठीक। और सोदान सिंह जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का काम दिया है। और शिव प्रकाश जी यथावत सह संगठन महामंत्री हैं और उनके जिम में जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का काम सोदान सिंह जी के पास हुआ करता था, वो अब शिव प्रकाश जी के पास है। महाराष्ट्र का काम हुआ करता था V सतीश जी के पास में, वो शिव प्रकाश जी के पास है। और रामलाल जी के पास में मध्य प्रदेश का संगठन महामंत्री बतौर काम हुआ करता था, जो कामों का विभाजन है वो है। अब पश्चिम बंगाल पहले से ही देख रहे हैं, वहां चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वो यथावत पश्चिम बंगाल उनके पास है। ठीक। बीच में मध्य प्रदेश है, भोपाल मुख्यालय किया गया। जो सह संगठन महामंत्री 4 हुआ करते हैं उनके मुख्यालय देश भर में अलग अलग स्थानों पर हुआ करते हैं, जो उनके प्रभार के जिले हुआ करते हैं। ये पूर्णकालिक हैं, इसलिए इनके मुख्यालय अपना घर नहीं होता, इनका मुख्यालय कार्य क्षेत्र में ही किसी स्थान को एक बनाया जाता है। तो इसलिए इस नाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि शिव प्रकाश जी का मार्गदर्शन, संगठन की दृष्टि से उनकी निर्णयों में भागीदारी, उनकी देखरेख हम सब लोगों को मिलेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। संगठन को भी, सरकार को भी, तमाम गतिविधियों पर भी मिलेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पहले रामलाल जी की मिला करती थी, बीच में कुछ समय VL संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है उनकी मिली, लेकिन अब सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी इस पूरे काम को देखेंगे। मात्र इतनी बात है, इसमें कोई नया प्रयोग नहीं है, केवल नई रचना बतौर दायित्व विभाजन के तौर पर हुई है, बस इतना भर है। मुझे लगता है कि इसलिए कोई प्रयोग की धरती, कोई नया कुछ कर रहे हैं, नया कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस इतना भी हो सकता है कि उनका हेड ऑफिस जो है, हेडक्वार्टर है, भोपाल बना दिया गया, यहीं से नजर रखेंगे तमाम 6 राज्यों में, वो भोपाल बना दिया है। जी जी जी।
चलिए मैं आता हूं आपके पास। नहीं, वो बाकी प्रवास करते रहते हैं, जी, लेकिन जी। मुख्यालय उनका वो करेंगे। ठीक, मैं आता हूं आपके पास। संजय यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जबलपुर से हैं, विधायक हैं कांग्रेस के। संजय साहब, ये बीजेपी की कार्यशैली हो सकती है, जिस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब अगर हम कांग्रेस के भीतर झांक कर देखें, आप एक बार सत्ता में आए और फिर आपको सत्ता खोनी पड़ी। अब 2023 भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उस लिहाज से, जबकि कांग्रेस इस वक्त संगठन के तौर पर कमज़ोर नज़र आ रही है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी जिस तेज़ी के साथ, जहां सरकार को मजबूती देने की बात हो या फिर संगठन में बदलाव करके उसे मजबूती देने की बात हो, कांग्रेस के भीतर वो तमाम चीज़ें नज़र नहीं आ रही? अभी तक शायद ये भी तय नहीं कर पा रही कांग्रेस के पीसीसी चीफ कौन होगा या फिर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। ये हो सकता है आपका बहुत अंदरूनी मामला हो पार्टी का, लेकिन दरअसल जब पार्टी के नेता ही एक बयान कहता है कि कमलनाथ को दिल्ली चले जाना चाहिए, उनकी ज़रूरत वहाँ महसूस हो रही है, दूसरे आपके नेता कहते हैं कि कमलनाथ की ज़रूरत मध्य प्रदेश में है और हम 2023 का चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, आपको नहीं लगता कि संगठन के तौर पर ये तमाम चीज़ें एक मैसेज जो है आपके आखिरी कार्यकर्ता तक बहुत लूज कंडीशन में पहुँचाती हैं? देखिए, मैं अपनी पार्टी की तो बात बाद में करूंगा। पहले आज आपका जो विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी का जी, उसके बारे में 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा कि जब सत्ता का अहंकार सिर चढ़ने लगता है तो व्यक्ति सबसे पहले स्वयं का भविष्य सुरक्षित करता है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ है। सबसे पहले मैं स्पष्ट रूप से बात कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी की ए टीम है या बी टीम है, वो आरएसएस जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन आम जनों से इनको स्पष्ट रूप से ये स्वीकार करना चाहिए कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राजनीतिक दल है, जो राजनीतिक दल पर्दे के पीछे से रह के और जो आप स्पष्ट रूप से काम करने लगा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है। ये आरएसएस को या भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। जो आरएसएस की मैं बात कर रहा हूं, आरएसएस की लगाम होने के पीछे कारण क्या है कि जो कांग्रेस से आए थे, जो अभी मंत्री हैं, वो आरएसएस की संस्कृति से रचे बसे नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है आरएसएस के इशारे पे काम चलती है, और आज जो मंत्री हैं, जो मंत्री बनाए हैं, वो मंत्री सिर्फ बंगला या गाड़ी तक सीमित है। उनको कोई अपने ओएसडी का भी अधिकार नहीं है कि अपने पास से हटा सके। उनको उसकी भी परमिशन, जो आप रामलाल जी या जो भी बैठे हो भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनकी बिगैर अनुमति के मंत्री अपना ओएसडी भी नहीं हटा सकता। ये बड़ी विडंबना है कि एक मंत्री पावर, जिसके पास कोई पावर ना हो, सिर्फ गाड़ी, बंगला और फॉलो गार्ड है, उसको छोटे छोटे से काम के लिए आरएसएस की अनुमति के लिए ये लोग भोपाल में ऐसा काम करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से बिसीन सांप को अपने बचाव के लिए फन फैलाकर भय उत्पन्न करना चाहिए, सांप में विष हो ना हो, इसी प्रकार से आरएसएस अपने बचाव के लिए फुकार मारती है, बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी को डराती रहती है कि हमें अपना भी बचाव करना है। क्योंकि जो लोग आरएसएस के बगैर पूछे काम करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अगर उसको लगता है कि आरएसएस को लगता है कि हमसे बाहर जा रही, तो आरएसएस की लगाम फिर इस तरह से दबाव बनाना भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर शुरू हो जाता है। लेकिन इनको स्वीकार करना चाहिए, स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करते। ये अपने आप को कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं सेवक हैं, ये कभी नहीं कहते। इनका आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में आता है, भारतीय जनता पार्टी से आरएसएस में जाता है, लेकिन ये स्वीकार करने में इनको क्या दिक्कत होती? हम मानते हैं कि ठीक है, हमारे संगठन में कमजोरी हो सकती है, हमारा संगठन कमजोर हो सकता है, क्योंकि हमारा कांग्रेस में कभी दबाव की राजनीति नहीं चलती। अगर हमारी सरकार गई है तो सिंधिया के अनुचित दबाव से गई है। अनुचित दबाव सत्ता पाने के लिए शिवराज जी कर सकते हैं, आरएसएस कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस अनुचित दबाव किसी के उसमें नहीं आती। आरएसएस जो करने जा रही है वो सिंधिया का अनुचित दबाव या मंत्रियों के ऊपर दबाव, सिंधिया के मंत्रियों के ऊपर या अपने भारतीय जनता पार्टी के जो आरएसएस की संस्कृति में रचे बसे नहीं है, उनके ऊपर दबाव बनाना एक सोची समझी रणनीति है आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की। इसमें जनता से कोई सरकार नहीं है, जनता के कामों से कोई सरकार नहीं है। अपनी दखलंदाजी बना के रखना ये आरएसएस का स्वभाव है कि सरकार
कि लगाम आरएसएस के हाथ में होना चाहिए, जो जनता के सामने स्वीकार नहीं करते हो। ठीक, रजनी साहब, लगता नहीं कि जब संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है तो सरकार कमज़ोर पड़ने लगती है, और शायद इसी तरफ इशारा संजय यादव साहब भी कर रहे थे। उनका कहना है कि अब संघ का दबाव या संगठन का दबाव इतना ज़्यादा हो गया कि मंत्री अपना ओएसडी भी बिना परमिशन के बदल नहीं सकता। तो क्या संघ का या संगठन का बहुत ज़्यादा मजबूत होना सरकार को कमज़ोर करता है? पहली बात तो सोहेल जी ऐसी है कि ऐसी कोई बात भी संजय यादव जी ने नहीं कही जिसका जवाब मुझे देना पड़े। जनता जानती है, मध्य प्रदेश की सरकार 15 साल पहले भी चली है, कार्यकर्ता भी जानते हैं, सभी समझते हैं, और कांग्रेस के बाकी लोग भी जानते हैं। मुझे इसका कोई जवाब नहीं देना, क्योंकि उस लायक सवाल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो संगठन मजबूत होता है तो सरकार और आसानी से चलती है, क्योंकि जनता और सरकार के बीच में ब्रिज का काम संगठन करता है, और संगठन मजबूत होता है तो सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है, और फीडबैक प्रॉपर चैनल से ऊपर तक जाता है। और ये बात मैंने कहा कई बार मध्य प्रदेश में या अन्य राज्यों में भी सिद्ध हुई है, साकार हुई है। भारतीय जनता पार्टी विकास सुशासन को लेकर जिन योजनाओं को लेकर चली है, 7-8 महीने में पिछले दिनों गांव गरीब किसान की हो, मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्ग की हो, वो सबने देखी हैं, दिखाई हैं। कहीं कोई हीला हवाली, कहीं रोना रोना खजाना खाली ऐसा मातम मनाना नहीं करते हुए सीधे काम करने पर जोर दिया है। 80,000 करोड़ से ज्यादा की राशि सीधे किसानों के खातों में गई है। संबल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अभी जो इंदौर में अफोर्डेबल हाउस लोकार्पण का काम हुआ है, वो भी सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि ये किसी को अलग से जताने बताने की जरूरत नहीं है, जनता इसको जानती है, देखती है। राष्ट्रीय स्वयं संघ कहां बीच में आ गया? संघ का तो कोई मामला ही नहीं है। शिव प्रकाश जी सह संगठन महामंत्री 5 वर्षों से हैं, उनका मुख्यालय बदला है, भोपाल किया है। पहले रामलाल जी मध्य प्रदेश का काम देखते थे, अब शिव प्रकाश जी सह संगठन महामंत्री के नाते देखेंगे। अब कांग्रेस के पेट में जलन बहुत ज्यादा है। आपने पूछा पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी रहेंगे या कोई बदलेगा, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी रहेंगे, कोई बदलेगा, क्योंकि नेताओं के बयान पब्लिक डोमेन में है। कोई कहता है दिल्ली कमजोर हो गया इसलिए जो कमलनाथ जी दिल्ली जाएंगे, कोई कहता है बुंदेलखंड से नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए, कोई कहता है डॉक्टर गोविंद सिंह जी को होना चाहिए। डॉक्टर गोविंद सिंह जी का नाम उछलता है तो भिंड में निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है। गुत्थम गुत्था वहां है। कोई कहता है कि नहीं एससी और एसटी को होना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं दिग्विजय सिंह जी के व्यक्ति का होना चाहिए, कोई कहता है नहीं साहब कमलनाथ जी के व्यक्ति का होना चाहिए। तो ये पब्लिक डोमेन में बयान है, कोई मेरे बयान नहीं है, उस पर जवाब नहीं है इनका। आपने पूछा था सवाल, उसका उत्तर नहीं है। वो जो गाना गा रहे हैं उसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना, हम कोई नए नवेले थोड़ी हैं। 15 साल सरकार में रहे, 15 महीने बाद फिर सरकार में 8-9 महीने से, तो जनता भी जानती है हमें, और मीडिया भी जानता है, और बाकी लोग भी जानते हैं। तो ये क्या समझते हैं? भाजपा है, भाजपा संघ है। संजय यादव साहब, अब रजनीश साहब ने जी जो सवाल मैंने आपसे उठाया था, दरअसल अब वही सवाल फिर रजनीश साहब की तरफ से घूमकर आपके पास एक बार फिर आया है। बीजेपी पर हम बात कर रहे हैं, सवाल हमने रजनीश साहब से भी पूछा, लेकिन दरअसल सवाल हमने आपसे भी पूछा है। एक बतौर एक राजनीतिक पार्टी और देश की सबसे पुरानी और एक समय की सबसे बड़ी पार्टी आप रह चुके हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वाकई समय आ गया कि गंभीरता के साथ अब संगठन में वो बदलाव और मजबूती लाने की ज़रूरत है कि फिर आप बीजेपी से मुकाबला कर सकें? वरना 18 में आपने सत्ता पाई और फिर सत्ता खो भी दी, आप 5 साल बरकरार रख नहीं सके सत्ता को। देखिए, बात सुनिश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस के कारण भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है। संगठन मजबूत होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता खोई, क्योंकि इनको जो प्रोग्राम दिए जाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, वो संघ के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संगठन को। तो वो स्वाभाविक है, भारतीय आरएसएस जो है प्रोपेगेंडा की, झूठ बोलने की, और इतना करो इतना बताओ, वो कुछ भी ना करो, बार बार बताओ, तो लोगों को सच लगने लगता है। तो ये सब चीजें जनता जानती है। अभी जैसे रजनीश जी कह रहे थे कि आर्थिक संकट का रोना, अरे भाई साहब, रजनीश जी को शायद मालूम नहीं है, अभी किसी भी विभाग में चले जाओ, आपने सब विभागों को बजट कम कर दिया है, जनहित के सारे कार्य बंद हो गए हैं, और आप कह रहे हैं कि आर्थिक संकट का रोना। इतना भयंकर आर्थिक संकट, कर्ज पे कर्ज लिए जा रहा है, उसके बाद भी जनहित की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। विगत 8 महीने में मैं जबलपुर की बात कर रहा हूं, अपने जिले की बात कर रहा हूं कि जबलपुर की घोर उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की कि आपने चिरायू में, अरविंदो में और उज्जैन में इलाज फ्री किया।
जबलपुर के एक गरीब व्यक्ति को अगर अपना सीडी स्कैन कराना रहता रहा, जो मेडिकल में भर्ती होता रहा, उसके 5,000 रुपए लगते रहे। आपने कौन सी सेवा कर दी साहब? स्वयं सेवक संघ का आदमी कोरोना फ्लू में, कोरोना महामारी में जबलपुर में सेवा करते एक भी स्वयं सेवक का पदाधिकारी दिखा क्या, या संगठन का मुखिया? सरकार आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दिखा क्या? ये सिर्फ बातें करते हैं और बात काम कम बात ज्यादा और फैलाते ज्यादा है, उसमें हम लोग पीछे हैं। हम लोग अपनी बात जो करते हैं वो बता नहीं पाते, ये और हम में और उनमें कमी है। तो ये हमारी संगठन की कमजोरी है कि हम अपनी उपलब्धियां बता नहीं पाते, और ये जो जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जनता के साथ अभी अत्याचार हो रहा है कि एक भी विकास के कार्य नहीं हो रहे, वो हम बता नहीं पाते, हमारी कमजोरी है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमारी संगठन की कमजोरी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है यहाँ मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारा संगठन कमजोर है। जिस दिन संगठन हमारा मजबूत हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी 40 से 50 सीटों पर सिमट जाएगी। ठीक, और एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है। जयवर्धन साहब, हर्षवर्धन साहब माफ कीजिए, आपके पास आना चाहूंगा। आपको लगता है कि केंद्रीय संगठन का एक बड़ा अधिकारी, बड़ा पदाधिकारी अब भोपाल में लाकर बैठाया जाता है, सरकार को क्या संगठन खुला नहीं छोड़ना चाहती मध्य प्रदेश में, और क्या चाहती है कि सरकार फैसलों के लिए संगठन की तरफ भी एक बार जरूर देखें? क्योंकि ये ठीक है और मानते भी हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में मजबूत है, लेकिन 2018 शायद बीजेपी भूली नहीं है, और उस गलती से सीख लेकर शायद 23 की तैयारी बहुत पुख्ता तौर पर चल रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बीजेपी ने 15 साल राज करने के बाद जो एक छोटा सा वक्फा विपक्ष में रहने का बिताया है, उसके बाद जो बीजेपी की जड़ें हैं उनको एक बार फिर से सींचने का वक्त है राजनीतिक तौर पे, क्योंकि बदलाव तो हुआ, क्योंकि अगर बीजेपी लगातार अच्छा काम करती रहती तो उसको सत्ता से जाना नहीं पड़ता। तो एक संक्रमण का काल है संगठन में, मुझे लगता है, और इस संक्रमण के काल को संकट के काल में बदलने से रोकने के लिए संघ की भूमिका बड़ी होगी। जो शिव प्रकाश जी यहाँ पे आए हैं, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सब लोग जानते हैं कि संघ जो है भाजपा की वैचारिक गंगोत्री है, जो उसको कभी राह भी दिखाता है और कभी अंकुश भी लगाता है। तो ये एक संतुलन बना रहता है दोनों ही ध्रुवों में। तो मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय पदाधिकारी के यहाँ पे केंद्र में रहने से सीधी आंख भाजपा और संघ की, संगठन की जो केंद्रीय स्तर है उसकी बनी रहेगी, और एक किस्म से फैसलों में उसकी सहभागिता बढ़ेगी। ठीक, क्योंकि वक्त कम है, रजनी साहब आपके पास आना चाहूँगा। आखिरी सवाल आपसे मेरा है, सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, और उसे मर्जर हम कह सकते हैं, उस मर्जर के बाद बीजेपी के भीतर से भी कुछ सुर उठे थे, और मैं नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जयभान सिंह पवैया थे, अजय बिश्नोई साहब थे, और उपचुनाव के दौरान शेजवार साहब का भी बयान, और काफ़ी वो चर्चा में रहे थे। क्या संगठन को ऐसा महसूस होता है कि मध्य प्रदेश में वो जो मर्जर हुआ सिंधिया और बीजेपी का, कहीं पार्टी के भीतर बिखराव पैदा न कर दे? 2023 के मद्देनजर में बात कर रहा हूं आपसे, इसलिए लगाम अभी से कस ली जाए ताकि जो 23 का लक्ष्य है वो आसानी से साधा जा सके। भारतीय जनता पार्टी बहुत विशाल पार्टी है और मध्य प्रदेश में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। कार्यकर्ताओं के तौर पर, जनप्रतिनिधियों के तौर पर, वरिष्ठ नेताओं के अनुभव के तौर पर बहुत गहरी हैं। तो जो मर्जर हुआ है उसके कारण कोई बहुत उथल पुथल हो जाएगी या हो गई। 28 विधानसभाओं के उपचुनाव के परिणाम ये सिद्ध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निर्णय के साथ में चलना जानता है, अनुशासन के साथ में चलना जानता है, और वो उसने सिद्ध किया है जी। क्योंकि छोटी मोटी जीतें नहीं हुई, आपने भी देखा होगा 40,000, 50,000, ऐसी 60,000 से जीतें हुई हैं। और इसीलिए मुझे कोई अलग से कहीं किसी प्रकार की चिंता का कारण नहीं है। उनका मुख्यालय भोपाल मिला है, इसलिए स्वाभाविक उनका मार्गदर्शन मिलेगा, निर्णय में भागीदारी उनकी होगी। पहले रामलाल जी की होती थी, अब चूंकि मुख्यालय भी है और वो हमारे प्रभारी भी हैं, संगठन मंत्री बतौर सह संगठन महामंत्री हैं, इस नाते भी तो स्वाभाविक है, उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ऐसा है इसलिए ऐसा है जी, वैसा है इसलिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है
और वो मुझे लगता है कि किसी भी स्टेट में होती, उनका मुख्यालय किसी भी स्टेट में होता, मध्य प्रदेश के तो प्रभारी कोई ना कोई संगठन महामंत्री, सह ठीक। संगठन महामंत्री होते ही। रजनी साहब, ऐसा है आदरणीय और शिवप्रकाश जी हुए हैं, बहुत अच्छा है। ऐसा है तो वैसा होगा और वैसा है तो ऐसा होगा। दरअसल ये राजनीति है और राजनीतिक गलियारों में इसी तरह बातें आगे बढ़ती हैं और कयास लगाए जाते हैं, और इसीलिए हमारी चर्चा भी इसी रूप में आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनी साहब जुड़ने के लिए। संजय यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हर्षवर्धन साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही।